असन नाज़रीन कराम, ऐसे ख्याल आया कि कुएं का मेंढक ना बने रहें और कोल्हू की बैल की तरह एक ही बात के गिर चक्कर न लगाते रहें, क्योंकि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो 2-3 मौज़ूआत है जिसका रोज़ हम तस्करा करते हैं। कभी इस तरफ से कान पकड़ते हैं, कभी उस तरफ से कान पकड़ते हैं, कभी अदलिया के हवाले से बात करने लगते हैं, कभी एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से करने लगते हैं, कभी कहते हैं सियासतदानों ने कुछ नहीं किया, कभी इंटर पार्टी जो मसला होता है उसका तस्करा करते हैं। बात एक ही तरह की जा रही है कि मामला पाकिस्तान में कुछ ठीक नहीं चल रहा, मईशत भी ठीक नहीं है, सलामती के मसाइल भी ठीक नहीं है, सियासी इस्तेहकाम भी नहीं है, कैसे किया जाए, कहते मिल के बैठ जाओ, कहते मिल के बैठना मुश्किल वगैरह वगैरह। आज सोचा ज़रा थोड़ा सा बाहर भी निकल लें, फिर वापस भी आएंगे। पाकिस्तान को छोड़ के तो हम कहीं नहीं जा सकते ना। इधर जो निकलना चाहते हैं वो कोई दूर नहीं जाना चाहते। हमारे हमसाए में इंडिया में इलेक्शन हुए हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया के मामला का हम पे बहुत असर पड़ता है। मोदी दावा कर रहे थे कि 400 पार करूँगा, 400 पार करूँगा, वही 2/3 अक्सरियत रहने का ख्वाब जो सब कॉन्टिनेंट का हर लीडर देखता है, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे बांग्लादेश का हो, चाहे इंडिया का हो, कि 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा मैं ले लूँगा और फिर जो चाहे करूँगा, मनमानी करूँगा और आइन में तब्दीली करना चाहूँगा तो कर दूँगा, हर चीज़ मेरे हाथ में होगी। तो मोदी का ये ख्याल था कि वो इतना मकबूल है, पॉपुलर है कि 400 की फिगर क्रॉस कर जाएगा। नहीं हुआ, 240 पे अटक गया और उनकी सारे जो साथी मिलकर 293 सीटें हासिल कर सके। हुकूमत तो बना सकती हैं, 272 भी बन सकती है। 272 की फिगर बड़ी मज़े की फिगर है। हमारे यहाँ भी 171 172 की फिक्र हुआ करती है और जमाली साहब जब वज़ीर आज़म बने थे तो उस वक्त लोगों को ये फिक्र याद हुई थी कि किस तरह एक ही अक्सरियत से बंदा वज़ीर आज़म बन सकता है और बन जाया करता है। पार्लियामेंट निज़ाम में यही खूबी हुआ करती है और इसी पर लोग एतराज़ भी किया करते हैं। बहरहाल इस वक्त वो जहाँ उनका ख्याल था, मतलब अयोध्या में मंदिर बना दिया, राम मंदिर, रोका भी उनके हिंदू लीडरों ने कि ये काम ना करो, बना दिया। बनाने के बाद क्या हुआ, राम सेंटर या जो भी बनाया, बनाने के बाद क्या हुआ, वहाँ सीट हार गए। वहीं से सीट नहीं हार गए बल्कि 100 मील के रेडियस में जितनी सीटें सारी हार गए और ख़ासतौर पर यूपी वाली इलाके में उनको एक सेटबैक पहुँचा है। कांग्रेस 43 सीटें ले गई, ये सिर्फ 33 सीटें जा सके हैं और दूसरी पार्टियां एक ताकत बन के उधरी हैं। 234 सीटें आई हैं, अगरचे उनकी इनसे कम है, लेकिन इतनी मजबूत सीटें आई हैं कि एक इतना ये ख्वाब कि मोदी जो है वो 2/3 सीटें लेगा, वो तो ले नहीं सका। और दूसरी ये कि कांग्रेस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, लगता है कि वो ताकत बन भी चुकी है और मोदी अब हुकूमत बनाने के लिए अपने साथियों की मुआवनत के मोहताज होकर रह गए। हमें क्या लेना देना इससे? लेना देना ये है कि मोदी का तीसरी बार ज़्यादा ताकत के साथ आना या ज़रा ताकत उसकी कंट्रोल हो जाना, ये हमारे लिए बड़ा बाबा नहीं चल रहा है और उससे का चूँकि चल रहा है इसलिए वो जो चाहे करता है और करता जाता है। बहरहाल इस सारी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे, तजिया करेंगे, देखेंगे क्या हालात हैं क्या नहीं है। हमारे पास इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ प्रोफेसर शबीर अहमद खान साहब मौजूद हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के पोलिटिकल साइंस के बड़े सीनियर उस्ताद हैं। नासिर बेग चुगताई साहब हैं, बड़े हमारे तजिया नगार माहिर, और उनसे ख़ास तौर पर आज इस मसले पर गुफ्तगू का मुझे आगाज़ करना है। अरशाद आरफ साहब हैं, हमारे बड़े नामवर एडिटर, काल नवीस, तजिया नगार, दानश्वर, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट अभी तो मैंने कहूँगा कि नौजवान आमर खाकवानी, जो बहुत बहुत बुज़ुर्गों से भी ज़्यादा एक नज़र रखते हैं और मामलात को समझते हैं। तो मैं नासिर बेग चुगताई साहब से, शबीर साहब, पहले मैं इसलिए बात करना चाहता हूँ कि अभी कुछ देर पहले प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी उनसे बात हुई थी, तो बेसिक चीज़ें जो मैं बयान करने की कोशिश कर रहा था वो उस पर ज़्यादा कमांड रखते थे, तो मैं चाहता हूँ कि वही आगाज़ करें ताकि हम बात को आगे बढ़ाएं। जी नासिर बेग चुगताई साहब, इंडिया के इलेक्शन के बारे में क्या तजिया आपका? मेरा बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ज़बरदस्त आपने ब्रीफ किया, बताया, हमें तालीम दी। मेरा अपना ख्याल ये है कि अब वो मोदी नहीं नजर आएगा आपको जो 10 साल तक था। ये वो मोदी नहीं होगा। बहुत ताकतवर, बहुत इग्नोरेंट, बहुत गुरूर, बहुत अनापरस्त, कहता था कि पाकिस्तान तो रोटी के लिए तरस रहा है। क्या बात करते हो उसकी? अब मोदी वोट के लिए तरस रहा है। क्या बात करते हैं मीर साहब आप उसकी? कांग्रेस ने जो कुछ किया उनके साथ, समाजवादी पार्टी ने जो कुछ किया, ममता बनर्जी ने जो हाथ दिखाया उनको, और जो हाथ अब दिखाने वाले हैं आंध्रा के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू और बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार,
जो मखलूत हुकूमत में, अच्छा एक वजाहत कर दूं, ये मखलूत हुकूमत है, ये इत्तेहादी हुकूमत नहीं है। इत्तेहादी हुकूमत में तो कंप्लीट मेजोरिटी थी ना मोदी साहब की, तो जो चाह कर लिया, सर्जिकल स्ट्राइक का धोखा दे दिया, पाकिस्तान को धमकियां दे दी, आज़ाद कश्मीर पर कब्जा करने की बात कर दी, आसाम में मुसलमानों की शहरियत का खात्मा कर दिया और कहा कि जो आए थे इस पाकिस्तान से वापस चले जाएं वो। और वो खैर बहुत बड़ी वो कंपेन थी मीर साहब, जो आसाम का सिटीजन रजिस्टर था, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था और पूरे हिंदुस्तान में इनका प्लान था, है अभी भी, कि उसको इंट्रोड्यूस कराएंगे और गैर और दरअंदाजों को जो मुगल दौर से आए हुए हैं उनको निकाल बाहर करेंगे। तो खैर वही दरअसल सेकुलरिज्म का एक निशाते सानिया साबित हुई। और वो जो मुहिम चली, जो कंपेन चली, वो क्योंकि कोरोना आ गया था बीच में, उलगीर मुहिम थी वो, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, उसका तर्जुमा 9 जुबानों में हुआ है और वो गाया गया है वहां पर, यूनिवर्सिटियों में, सड़कों पर, मैदानों में। वो एक अजीब तहरीक थी। अब पूरा बॉलीवुड वो उसमें शामिल था, दीपिका पादुकोण से लेकर जावेद जाफरी तक वो शामिल थे। तो कोरोना ने उसको रोक दिया, लेकिन उससे लोगों ने कंटिन्यू किया। अच्छा, जो बाबरी मस्जिद का वाकया है वो आपने बताया, वहां तो इनको जो खिफ़्फ़त आमिर शिकस्त हुई है, वो तो अगर गैरतमंद होते तो डूब मरते, है नहीं। दूसरी जो शिकस्त इनको और जगहों पर हुई है वो और खिफ़्फ़त आमिर है। इन्होंने यूसुफ पठान बेचारा बच्चा है, क्रिकेटर, उसके सामने बंदा खड़ा कर दिया, बहुत ताकतवर, ममता बनर्जी ने उसकी हिमायत कर दी, पठान जीत गया। और यही जो उत्तर प्रदेश की सूरत हाल है, कांग्रेस माइनस थी पिछले इंतखाबात, आप देख लें, ठीक है, बिल्कुल। वहां कांग्रेस नहीं थी, अब कांग्रेस है, अब कांग्रेस पार्लियामेंट में भी है और बहुत तगड़ी अपोजिशन लेकर आएगी। अपोजिशन भी ऐसी है कि अगर आंध्रा या बिहार कोई एक निकल आए मखलूत हुकूमत से बाहर, तो हुकूमत गई। और मुझे पता है कि कांग्रेस ने नीतीश कुमार को ऑफर किया हुआ है कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, हम हुकूमत में नहीं आएंगे, ये भी ऑफर हुआ हुआ है। ठीक तो एक जो मसला मेरा है वो ये कि अभी तक मुस्लिम वोट बैंक वहां बन नहीं पाया। ठीक बात है, ठीक बात। इसी पर नहीं बात बन करते हैं, पाया। चौथाई साहब बात करते हैं। आपने बहुत बुनियादी बातें जो हैं बहुत तफसील के साथ बयान कर दी हैं। शाह साहब, शाहिद आरफ साहब, आप क्या इस पूरे तजिए को, मैंने जानबूझकर नासिर बेग चुगताई साहब को सबसे पहले इसलिए सुना है कि अभी उनसे मेरी बात पहले हो रही थी प्रोग्राम शुरू होने से पहले, और मुझे अंदाज़ा था कि वो कुछ तफसीलात बहुत अच्छी तरह जानते हैं। क्या कहते हैं आप मोदी के इलेक्ट होने पर? देखिए, नासिर भाई चुगताई साहब ने जो बातें की हैं बड़ी ज़बरदस्त बातें हैं, बहुत अच्छा तजिया किया है। 3 जो कामयाबियां थी पिछले अदवार में मोदी साहब की, वो तीनों उनके लिए गले का फंदा बन गई। नंबर 1 तो उन्होंने, आपको मालूम है, गुजरात से कामयाबियों का सफर का आगाज किया और वो था अक़लियतों के खिलाफ, बिलखुसूस मुसलमानों के खिलाफ एक हिंदुत्व का फलसफा लेकर वो आगे बढ़े और हिंदू वोट जो था उस हिंदू इंतहा पसंदी को हवा दी और उस वोट को इकट्ठा किया और वो आगे बढ़ते चले गए। एक ये उसकी कामयाबी समझी जा रही थी। दूसरा, उसने खुशहाली का और सनती तरक्की का, तिजारती तरक्की का जो बहरहाल एक कारनामा अंजाम दिया, उसमें कोई शक नहीं है। बुनियाद उसकी मनमोहन सिंह ने रखी थी, लेकिन इस दौर में बहुत तरक्की हुई, ये एक दूसरी बुनियाद थी। और तीसरी थी उसकी खारजा पॉलिसी की, कि उसने अमेरिकी रूसी कैंप को अमलन तो छोड़ दिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी बरकरार रखा कि अमेरिकी कैंप में जाने के बावजूद जहां जरूरत महसूस हुई अमेरिका से डिस्टेंस भी किया, ईरान से भी ताल्लुकात बढ़ाए। तो ये खारजा पॉलिसी की कामयाबी थी। लेकिन इससे मुल्क के अंदर एक खास फजा पैदा हुई, खास माहौल पैदा हुआ और 2019 में और 19 से 20 ये अगला जो दौर आता है, ये दौर जो आता है, उसमें फिर वही कामयाबियां उसके गले का तोक बनना शुरू हुई। जो इंतहा पसंदी थी, जब उसने अमलन कश्मीर का इल्हाक है, सिक्किम की बात, जिस तरह आसाम की बात हो रही है, जम्मू की बात हो रही है,
एक खौफ पैदा हुआ तमाम अक़लियतों में भी, और जो मुसलसल सेकुलरिज्म का प्रोपेगेंडा हुआ था और सेकुलर एक माइंड पैदा हुआ था मिडिल क्लास में, अपर मिडिल क्लास में, इंटेलिजेंशिया में, उसको खैर महसूस हुआ कि भारत एक इंतहा पसंद हिंदू रियासत बन रही है जो हमारे वजूद के लिए खतरनाक बन जाएगी और इसको शायद इस दुनिया में वो काबिल अमल नहीं होगी। तो वो चीज़ जो उसके हक में पहले जा रही थी, एक शदीद प्रोपेगेंडा हुआ, शदीद किस्म के उससे नफरत पैदा की गई, नफरत का लफ्ज़ कह लीजिए, या शदीद अंदाज में रिएक्शन सामने आया। और आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश जो है, यूपी जो है, सबसे पढ़ा लिखा और समझा जाता है, सबसे ज़्यादा बाशऊर समझा जाता है, वहाँ से इसका सफाया हो गया। बाकी भी देख लीजिए कि कहाँ कहाँ से ठीक बात पार्टी आप को शाह नुकसान साहब, हुआ। बिल्कुल आपको मैं दोबारा जी खारजा पॉलिसी जो थी, उसने भी वो जो गैर जानिबदार तहरीक का भारत होता था, एक चैंपियन, उसको नुकसान पहुंचाया और उसकी वजह से लोगों के अंदर पैदा हुआ कि ये जंग की तरफ जा रहा है। अगर ताकतवर मौजूद रहता है तो चूंकि यूक्रेन की जंग सबके सामने है, गजा का वाकया सबके सामने है, लोगों को खौफ पैदा हुआ कि एक नया मैदान जंग पैदा होने लगा है और कांग्रेस ने इस बात को हवा दी। ये और तीसरा जो तरक्की का मामला था, वो तरक्की जो थी वो ऊपर की सतह पर थी। अडानी उसमें तरक्की कर रहा था, अंबानी तरक्की कर रहा था, ये कर रहा था, लेकिन किसान छोटा ये कॉर्पोरेट निचली सतह पे नहीं थी। की बात की, वो जो आम दुकानदार था, आम किसान था, आम ताजिर था, उसको नुकसान हो रहा था। तो ये तीनों अवामिल जो थे इस इलेक्शन में मोदी के खिलाफ गए और उसके बावजूद आप देख लीजिए कि वो इलेक्शन हारा नहीं है, फिर भी वो हुकूमत बनाने में कामयाब नजर आता है। लेकिन आमिर खाकवानी साहब, एक ताज़िया ये है, हमारे भी एक सियासतदान ने कहा, शायद फवाद चौधरी ने कहा है कि ये पूरा 5 साल नहीं गुजार पाएगा, या ये तो सब कह रहे हैं कि इसकी हुकूमत उतनी मजबूत नहीं होगी जितनी माजी में हुआ करती थी। क्या आपको नज़र आता है, क्या आप क्या समझते हैं कि हिंदुस्तान की क्या नक्शा बनता दिखाई देता है, क्योंकि इसके असरात पाकिस्तान पे पड़ते हैं? जी देखिए, जिस तरह नासिर चुगताई साहब ने शुरू में कहा और इन्होंने शाहदारी साहब ने जो वजूहात बनाई, वो तो सारी चीजें आ गई हैं। मुझे वैसे लगता है कि एक तो आपने ये बात ठीक की है कि इसके इम्कान है कि ये लेकिन अगर वो ऐसा होगा, अगर वो 5 साल नहीं होते, अगर इत्तेहाद टूटने से हुकूमत जाती है तो ये अलग बात है। लेकिन अगर मिड टर्म की बात है, थोड़ा सा पहले की एक मुकर्रर मुद्दत से पहले वाली बात है, तो पाकिस्तान के लिए जरा उसमें मेरा ख्याल है खतरे की बात होगी, क्योंकि ऐसा कोई भी एडवेंचर का तभी मोदी साहब उससे जाएंगे जबकि एडवेंचर ऐसा करेंगे और वो एक सजा अपने हक में बनाएंगे। इस वक्त चीजें उनके हक में नहीं है। मुझे जो इंडियन इलेक्शन से मैं ये सोच रहा था कि अभी आपके बात भी ना सोच रहा था कि हमारे पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को, पॉलिटिकल पार्टीज को भी इससे कुछ चीजें सीखनी चाहिए। और खासतौर पर कांग्रेस ने जिस तरह मेहनत करके और एक अच्छा अलायंस बनाया है, उन्होंने इलाकाई अलायंसेस बनाए हैं, और जिस तरह एक बीजेपी का बहल एक बड़ी ताकत है अभी भी, आज भी देखें ना, अगर आप उनकी जो पूरा नक्शा सामने हो, तो कई सूबों में उसने क्लीन स्वीप किया इस तरह का। मतलब गुजरात में मेरे ख्याल है तमाम सीटें जीती हैं, उड़ीसा में इस तरह, और कई जगहों पे ऐसी कई सूबे ऐसे हैं जहां पे उसने 90% या 95% सीटें भी जीती हैं। साउथ में उसने शिकस्त हुई, यूपी में सबसे बड़ा सेटबैक उसके सही मानों में यूपी में हुआ है, और कुछ जगहों पे और भी लूज की। हरियाणा में 5 सीटें, हरियाणा की 10 में से आधी सीटें आ रही है। हरियाणा में हालांकि हुकूमत भी इनकी है, और कुछ और जगहों पे भी इनको डेंट पड़े हैं जहां पे इनको मतलब उनके लिए अनएक्सपेक्टेड थी। और जिस तरह आपने कहा फैजाबाद की सीट जो आ रही है जहां राम मंदिर बना है, वो भी इनके लिए खैर बड़ा धचका था। लेकिन इसमें जो इस तरह कांग्रेस ने, इस तरह और खासकर राहुल गांधी ने पूरे के 2 साल से उन्होंने मार्च करके एक जगह पे गए, आम आदमी से कनेक्ट किया, हर लोगों से राब्ते किए, और फिर बड़ा अलायंस बना। क्योंकि मेरा ख्याल है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में भी इस तरह के जो रीजनल अलायंसेस को रीजनल कुव्वतों के साथ मिलके हमारी आज की जो अपोजिशन जमात जो खड़ी है तहरीक इंसाफ, वो भी, उसको भी सोचना चाहिए, चीजें सीखनी चाहिए। और मेरा ख्याल है राहुल गांधी ने जिस तरह काम किया है आम आदमी में घुस के, ग्रास रूट लेवल पे जाके, वो हमारे बिलावल उसने दिखा दिया कि अपोजिशन होती क्या है। उसने दिखा दिया कि अपोजिशन होती क्या है, अपोजिशन में रह के आप काम कैसे कर सकते हैं। जी प्रोफेसर साहब, क्या कहेंगे आप? हमने बहुत लंबी बात की है, लेकिन पहला सेगमेंट हमारे अमूमन लंबा ही हुआ करता था कि हर आदमी अपनी बात को ज़्यादा क्लैरिटी के साथ बयान कर दे। आप क्या फरमाएंगे? देखें मीर साहब, ये जो पार्लिमानी जो निज़ाम हुकूमत है ना,
इसमें इस वक्त एक ग्लोबल ट्रेंड है इस वक्त के, जहाँ कहीं ये निज़ाम है वहाँ पे दो मजबूत सियासी जमातें नहीं हैं, बल्कि एक से ज़्यादा और दो से ज़्यादा या तीन से ज़्यादा सियासी जमातें हैं, जिनमें पाकिस्तान की भी मिसाल आपके सामने है कि एक मखलूक हुकूमत है, इजराइल की मिसाल आपके सामने है। बरतानिया में भी कभी कंजर्वेटिव्स को भरपूर अक्सियत हुआ करती थी, लेकिन वहाँ भी तीसरी बड़ी जमात जो लिबरल जमात है वो है। इंडिया में आप देखें गुज़िश्ता जो 2 इलेक्शंस हुए ना, तो एक वहाँ भी ये ट्रेंड मजबूत हुआ। वो दौर चला गया जब कांग्रेस 27 साल तक जो है वो अकेली एक लार्जेस्ट पार्टी बन के सामने आया करती थी। अब वहाँ पे जिसको आप रीजनलिज्म कहते हैं ना, यानी इलाकाई जमातों का जो तसलसल है और जो फ़रोग है, और आपको पता है कि 28 से ज़्यादा सूबे हैं और रियासतें हैं हिंदुस्तान में, और वहाँ पे अब इलाकी जमातें पनप रही हैं। अच्छा, माजी में ये था कि आपको ईस्ट बंगाल में तो आपको चलें कम्युनिस्ट पार्टी जो थी बासु की वो दिखाई दिया करती थी और कुछ इलाके जमातें हुआ करती थी, लेकिन अब तो आपको उनके यहाँ बड़े सूबों में भी, जैसे आप अभी बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश की, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, कोई 20 करोड़ से भी ज़्यादा आबादी का एक ही रियासत है, वहाँ भी आप देख लें कि एक रवैया जो है वो जो इलाकाई है वो उभर के सामने आया है। तो जहाँ पे रीजनलिज्म होता है ना, तो वहाँ फिर आप ये देखते हैं कि किसी एक सियासी जमात का मजबूत होकर सामने आना उसका इम्कान कम रहता है। लेकिन अभी भी आप ये देख लें कि इन जमातों में जो कि 3 दर्जन से बड़ी जमातें हैं हिंदुस्तान में, अगर आप सब जमातों को काउंट करें, तो जो बीजेपी है वो अभी भी आप 243 सीटों के साथ ज़ाहिर है अक्सियती जमात तो नहीं बन सकी, लेकिन सबसे बड़ी जमात बन के वो सामने आई है। होना तो ये चाहिए था कि उनकी जो अपोजिशन है वो भी कम से कम इसी साइज़ की होती, लेकिन कांग्रेस जो है वो उसका गेन उतना ज़्यादा नहीं है। हम ये तो मान सकते हैं कि जो कांग्रेस के साथ जो उनकी 100 के करीब सीटें हैं, और उनके अलाइज की मिला के भी इतनी सीटें नहीं बन रही जितनी बीजेपी की हैं, 234 बनती है। फिर एक और दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं मीर साहब, ये जो बात हो रही है ना कि 5 साल नहीं गुजारेंगे, आप इलाकाई तकसीम देखें जरा सियासी जमातों की, ये जो बीजेपी के साथ अलायंस में बैठे हुए हैं ना, इनमें से कई की सूबों में हुकूमत बनेगी। अगर वो मरकज में डिस्टेबलाइज करते हैं ना, तो वो अपनी हुकूमत भी खोएंगे सूबों से और रियासतों से। इसलिए ये कहना कि कोई इससे को बहुत यानी कमज़ोर हो गई है गवर्नमेंट जो बीजेपी की है, मुझे वो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन बहरहाल कुछ इंडिकेशन ज़रूर सामने आए हैं कि वो जो एक लहर थी जिसको आप कह लें कि मोदी पे जो सबसे बड़ा ये इल्ज़ाम था कि वो अक़लियतों के साथ जो सलूक रवा रखा गया, खुसूसन मुसलमानों के साथ, ईसाइयों के साथ, ख़ास तौर पे यूपी में उनका हारना, अयोध्या में हारना, इसका मतलब ये है कि ख़ुद कट्टर जो आप कह लें वो इलाके जहाँ पे आप कहा करते थे कि बीजेपी जो है वो स्ट्रांग होल्ड रखती है, वहाँ भी इस शिद्दत पसंदी को कबूल नहीं किया गया है। बिलाखिर वहाँ भी जो मेजॉरिटी वोट है वो तो हिंदू, अभी बात कर रहे थे चुगताई साहब कि मुसलमानों का जो वोट है, हमारे एक ऑस्ट्रेलिया के एक पोलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, उन्होंने बड़ा काम किया हुआ इंडियन इलेक्शंस पे। हमारे यहाँ ये तासुर है कि शायद वहाँ पर मुसलमानों की आबादी तो बिल्कुल ये बात दुरुस्त होगी कि वो करोड़ों में है, और बिल्कुल हम कहा करते थे कभी इतने जितनी पाकिस्तान में मुसलमान है उतनी आबाद है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उनका तज़िया ये कि वहाँ जो 543 जो लोकसभा की सीट्स हैं, उनमें से बामुश्किल 19 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे एक्सक्लूसिवली कंक्लूसिव रोल प्ले करता है मुस्लिम वोट। अदरवाइज मुसलमानों का वोट जो है वो स्कैटर्ड है, वो कभी ज़्यादा कांग्रेस के साथ चला जाता है, आजकल इलाके जमातों के साथ भी है। यकीनन बीजेपी को वो सपोर्ट नहीं मिलती मुसलमानों से, लेकिन ये ज़हन में रहें कि अभी भी 2 दर्जन से ज़्यादा जो मुसलमान नुमाइंदे हैं वो तो मुंतखब होकर आए हैं, लेकिन किसी कंस्टिट्यूंसी में मुसलमान का वोट इतना नहीं है कि वो कोई एक डिसाइसिव रोल प्ले कर सके। में नहीं है, लेकिन पूरे मुल्क में है। पूरे मुल्क और में ये इतनी बड़ी एक कंट्रडिक्शन तो नहीं मैं कहता, लेकिन इतनी बड़ी एक सिचुएशन है जिसका हल इंडिया सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म को तलाश करना पड़ेगा। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जनाब इकराम, हमने पूरी नक्शा देखा हिंदुस्तान की सियासत का, क्या सूरत बनती है, क्या दिखाई देती है और उसके क्या असरात हो सकते हैं। मोदी तो है वहाँ जी, कुछ है कि शायद उतना ताकतवर नहीं है, लेकिन दूसरी राय ये भी है कि ये भी शायद मुश्किल है कि उसकी हुकूमत ख़त्म हो जाए, और ये कि ख्याल ये है कि शायद लंबा 5 साल ना गुजारे। लेकिन हमारे फरज साहब का ख्याल है कि सूबाई पार्टियाँ जो वहाँ मौजूद हैं वो इसलिए साथ रहेंगी कि उन्हें अपने इलाके में भी हुकूमत बनानी है। मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि इस सारी सूरत हाल के हम पाकिस्तानियों पे क्या असर पड़ेंगे और पाकिस्तान को इस वक्त इस सूरत हाल पर क्या करना चाहिए। जी चुगताई साहब, आप ही बताइए हमें। सर, मैं
बहुत गौर से देख रहा था आज इंडियन चैनल्स को, बड़ा मजा आ रहा था मुझे। वहाँ क्रिकेट का जुनून नहीं है इस वक्त, वहाँ होता है बहुत, वो हिंदी चैनल हो या अंग्रेजी चैनल हो, वो सिर्फ मोदी पर फोकस्ड है, हवाओं पर फोकस्ड है। चलिए फिर आप दिल्ली मैच जीत की लें। दिल्ली की एयर स्पेस हाँ। बंद है, क्योंकि जो इलाकाई लीडर हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, मालदीव, मॉरिशस, वो सब आ रहे हैं। कौन किसको नहीं बुलाया गया? 2 मुल्क हैं, चीन और पाकिस्तान, इनको बुलाया नहीं गया, मदु नहीं किया गया। तो बहुत क्लियर कहानी है, बहुत क्लियर पैगाम है कि आप हमारे हल्का अहबाब में नहीं है, हम आपको इस काबिल भी नहीं समझते कि नवाज शरीफ को तुमने बुला लिया था कि अब बुला लें आपको, हम नहीं बुलाते आपको। दूसरी बात यह कि मोदी साहब का जो मसला है, अब जो मुझे कमजोरी लग रही है ना, बिल्कुल हुकूमत 5 साल चलेगी, ये देवगौड़ा की हुकूमत नहीं है, ये नरसिम्हा राव की हुकूमत नहीं है, ये 5 साल चलेगी, क्योंकि आंध्र प्रदेश के अपने मफादात हैं, अब बिहार के अपने मफादात हैं, उनको बड़े बड़े पैकेज चाहिए, वो उन्होंने मुंह खोल दिए। और एक्चुअली किंग मेकर वो हैं, जितने भी वोट हैं मोदी के पास बिल्कुल होंगे, किंग मेकर ये 2 आदमी हैं इस वक्त, जो काबीना मांग रहे हैं वो मिल रही है उनको। जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि मोदी साहब का वजीर खारजा, वजीर दिफा, वजीर मालियात, वो सब वापस आ गए हैं काबीना के अंदर मुंतखब होकर। सबसे ज्यादा नुकसान को स्मृति ईरानी के हारने से हुआ है, जो उनका शक्ल, उनके पोस्टर थी, वो हार गई वहां पर अमेठी में, और एक कारकुन के हाथ से आ रही है, शर्मा जी के हाथ से, जो ऑफिस मैनेजर थे कांग्रेस के, और उनको टिकट दिलाया था इंदिरा गांधी की पोती ने, जिसने बड़ा काम किया है और पैदल मार्च किया था आवाम से राब्ते के लिए। अब मोदी साहब की मुश्किल क्या है कि उनका बहुत बड़ा एजेंडा है रिफॉर्म्स का, माशी इस्लाहात हैं, समाजी इस्लाहात हैं, मजहबी इस्लाहात हैं, तारीखी इस्लाहात हैं, विरसे की इस्लाहात हैं, ताजमहल है, लाल किला है, इनके बारे में फैसला करना है कि हिंदुओं का था या नहीं था, तारीख बदलनी है और रिफॉर्म्स करनी है, रिफॉर्म्स के लिए जाना है देहात में। अब वो पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए कि अब वो दूसरे लोग भी इनपुट देने के लिए बैठे हैं, उस पर ताखीर होगी, आप मर्जी से नहीं चल सकते। अब जो स्लोगन आया है काबीना का, वो इत्तफाक और मुश्तरका इक़दामात, ये आया है। अब इत्तफाक राय अगर नहीं होता तो आप कहाँ जाएंगे? कुछ आईनी तरमीम आनी थी मजीद, वो शायद ना आ पाए, थर्ड तो कहीं पर भी नहीं। ठीक 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 चौधरी साहब, बहुत तफसील के साथ आपने। शाह साहब, क्या मतलब इन्होंने बहुत सा नक्शा खींच दिया है कि क्या क्या सूरत बनेगी, मोदी के क्या एजेंडे हैं, वो क्या कर सकता है, हमें क्या एहतियात करनी चाहिए? एक बात तो बहुत अच्छी कही गई कि हमारी अपोजिशन को भी सबक सीखना चाहिए और हमारी सियासतदानों को भी सीखना चाहिए कि हम कोशिश करेंगे तो मुल्क, पार्लिमानी निज़ाम में ये होता है कि मुल्क का सब कुछ बदल सकता है। क्या हम कर सकते हैं ये? देखिए मीर साहब, 2-3 चीज़ें तो बहुत वाजे हैं। पाकिस्तान को जो चीज़ सीखने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है, चौधरी साहब ने जिस तरह कहा है कि पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया, हालांकि यहाँ मुस्लिम लीग की हुकूमत है और 13 में उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को बुलाया था। उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब की ही हुकूमत है और तवक्को ये की जा रही थी कि पाकिस्तान को दावतनामा ज़रूर मिलेगा। लेकिन इसका मतलब है कि 2019 का फरवरी का जो वाक़या है वो अभी तक भारत नहीं भूला है और भारत पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बढ़ाने या पाकिस्तान के साथ टॉकिंग टर्म्स पर आने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अब पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं? भारत में हम रोना रोते हैं कि वहाँ अक़लियत जो है वो महरूम है, अक़लियत दबाव का शिकार है, अक़लियत के लिए परेशानियाँ हैं। यहाँ अक्सरियत को ये शिकायत है कि यहाँ अक्सरियत की बात नहीं मानी जा रही, बात नहीं सुनी जा रही, बल्कि अक्सरियत को अपने हुकूक से महरूम रखा जा रहा है, इक़्तिदार से बाहर निकाल के बिठा दिया गया है। ये सूरत हाल भारत के लिए बहुत हौसला अफजा है। अभी हुआ है वो कोई मामूली बात नहीं है और उस से कोई मेरा नहीं ख्याल कि हमने कोई सबक सीखा हो। और जिस तरह की बातें हमें KPK में सुनने को मिल रही हैं, हमें बलूचिस्तान में सुनने को मिल रही हैं, इवन कराची में सुनने को मिल रही हैं,
आप तो कराची से आपका ताल्लुक बहुत गहरा है, चौटाई साहब कराची में बैठे हुए हैं, मैं भी कुछ दिन पहले होके आया हूँ। तो ये चीजें भारत के हक में जाती हैं। पाकिस्तान को हम एक ही बात कहे जा रहे हैं, मईशत मईशत मईशत। पाकिस्तान में हकूक का मसला पैदा हो गया है, पाकिस्तान में इस्तेहकाम, सियासी इस्तेहकाम का मसला पैदा हुआ है, जिसको बिल्कुल हम नज़रअंदाज कर रहे हैं और मईशत मईशत पुकारते जा रहे हैं। मईशत भी एक बहुत बड़ा मसला है, और एक तरक्की करता हुआ खुशहाल भारत और कमज़ोर होता हुआ जो बदहाल इंडिया पाकिस्तान है, उसका आप मुआवजा जब करेंगे तो हमें मसाइल ही मसाइल नज़र आएंगे, मुश्किलात ही मुश्किलात नज़र आएंगी। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको इस दौर में मोदी एक बार फिर एक्सप्लॉइट करके पाकिस्तान को किसी मुश्किल का शिकार कर सकता है। बड़ी अच्छी बात की आपने जी। जी आमर खाकवानी साहब, आप क्या कहते हैं? हमारे सियासतदानों को सोचना चाहिए। ठीक बात जी। जी आमर खाकवानी साहब, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले तो मैं एक बात ये जो प्रोफेसर साहब ने कही उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ पे बाज इलाकाई पार्टियां ऐसी हैं जिनकी रियासती असेंबली में इनके अलायंसेस डिफरेंट है, या उनको जरूरत नहीं है, मरकज में उन्होंने अलायंस बनाए हुए हैं। जिस तरह ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ है, लेकिन उसकी वेस्ट बंगाल में उसकी हुकूमत है, अभी भी उन्होंने एक बड़ी पैमाने पर वहां पर सीटें जीती है वेस्ट बंगाल से, लेकिन वो रियासती असेंबली में अलायंस उस तरह नहीं है, यानी उनको फर्क नहीं पड़ता। उनके अपने जो असेंबली में अलायंसेज उनकी डिफरेंट है, मरकज में मरकज की सतह पे पॉलिटिक्स और होती है। अच्छा, दूसरी बात मैं इसमें एक से जिक्र करना चाहूंगा, जो पॉइंट रह गया है वो आना चाहिए मकबूजा कश्मीर का। इस इलेक्शन में मकबूजा कश्मीर के हवाले से भी अहम था, क्योंकि बीजेपी ने बड़ी कोशिश की, 5 सीटें वहां से हैं, जम्मू की 2 सीटें तो बीजेपी को उम्मीद थी जीतेगी और जीती उन्होंने, और बाकी वहां पे तीसरी सीट पे वैली की सीट पे उन्होंने कोशिश की। सजाद लोन, आपको पता है मारूफ कश्मीरी लीडर है, उनके साथ अलायंस करके एक मिला के और काफी कोशिश की, बड़ा जोर लगाया, बल्कि आपसे बदी उस मुलाकात में थे या नहीं थे यहाँ पे लाहौर में, यहाँ पे कुछ बात कश्मीरी रहनुमा थे, तो उनका ये इनको तशवीश थी कि सजाद लोन की जैसे कि वो सीट छीन ना जाए, लेकिन वहां उस सीट पर बल्कि अपसेट ही हुआ है। वहां पे एक तीसरा बंदे जीते हैं जो जेल में इस वक्त बंद थे, इंजीनियर रशीद साहब जीते हैं वहां से, लेकिन बीजेपी को बारे शिकस्त हुई, सजाद लोन को भी शिकस्त हुई, और सितंबर में रियासत में इलेक्शन होने जा रहा है कश्मीर का, तो वो भी इंपॉर्टेंट होगा कश्मीर का इलेक्शन, कि वहां पे बीजेपी एक बार फिर दोबारा जोर लगाने की कोशिश करेगी। अगरचे फिलहाल तो उनको कश्मीर के हवाले से वहां पे उनको कामयाबी नहीं हुई, 5 में से सिर्फ 2 सीटें जीती हैं उन्होंने, और मैं उम्मीद करता हूँ कि रियासती असेंबली में भी यही सूरत हाल होगी। और बाकी एक बात और पॉइंट है कि इसमें इस इलेक्शन में काफी हद तक हमने देखा है, अगर आप गौर से देखें, और ज़ाहिर बहुत सी रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि इंडिया के जो रियासती अदारे हैं उन्होंने बीजेपी को गैर जरूरी सपोर्ट किया, और कांग्रेस के लिए बहुत मसाइल पैदा किए। यानी इलेक्शन फंड्स वहां पर आपको पता है बैंक के खास अकाउंट्स होते हैं, वही से स्पेंडिंग होती है, तो 4 में से 3 कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज कर दी गए, और बहुत बड़ी रकम बनती है, और गालबन 100 अरब के करीब रकम बनती है। कांग्रेस के लिए इतनी मुश्किल हो गई थी। मेरी एक इंडियन जर्नलिस्ट से बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि यूपी में ये सूरत हाल थी, लोगों के पास, उम्मीदवारों के पास पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाने की भी नहीं थे, तो वो लोकल सतह पे फंड मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रही थी। और उनका जो सीबीआई वगैरह ने, उन्होंने जो दूसरे अदारे हैं, उन्होंने बिल्कुल पाकिस्तानी नायब और इस तरह के अदारों की तरह ही किया। केजरीवाल को पता है जेल में है, वज़ीर-ए-आला है, और वज़ीर-ए-आला भी उनकी है, और लोगों के खिलाफ बहुत सारी कार्रवाई बड़ी ये अवाम ने जो रिएक्शन दिया है, अवाम का जो रिएक्शन है, मीर साहब मैं सिर्फ आपकी बात कह रहा हूँ, अवाम का रिएक्शन उस जबर के खिलाफ भी है, वो भी हमारे यहाँ लोगों को सीखनी चाहिए कि भाई इस तरह से मामला मैनेज नहीं हो सकते। बीजेपी की शिकस्त सिर्फ बीजेपी की नहीं, उन महकमों को भी शिकस्त हुई है जहाँ पे बीजेपी का एक इन्फ्लुएंस हो चुका है, जिन्होंने बीजेपी का सपोर्ट करना चाहा। जी प्रोफेसर साहब, देखें, पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ा जो लेसन है ना इन इलेक्शन से, आप मोदी को जो कहें, लेकिन आप देखें गुज़श्ता ज़ाहिर 30वीं बार वो बन रहे हैं वज़ीर आज़म। हिंदुस्तान में एक आम बात कही जाती थी कि वहाँ पे बाज़ रियासतों में लहदगी पसंद तहरीकें भी हैं, और हिंदुस्तान से ये मरकज़ गुरेज़ जो क़ुव्वतें हैं वो मजबूत हो रही हैं, लेकिन आपने देखा कि पे दर पे जो बीजेपी की कामयाबी थी, ये सवाल जो है वो शिद्दत से नहीं वहाँ पे उठाया जाता। या मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि वहाँ पे इंतखाबात जो हैं वो पूरी रियासत को कंसोलिडेट करने में जोड़ते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ आप देखें कि इंतखाबात के बाद एक हमारे यहाँ इस तरह की तकसीम दर तकसीम पैदा हो जाती है कि जिससे और ख़तरात जन्म लेने लगते हैं। वहाँ आप देखें, ठीक है, राहुल ने कहा है, अदलिया पे भी उसने सवाल उठाया है, और इस्टेब्लिशमेंट की भी बात की है, ज़ाहिर जिस नाकामी हुई है जिस लिहाज से, जो उनकी कैंपेन थी और जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद ओवरवेलमिंगली आप देखें कि इलेक्शंस पे किसी ने कोई सवालिया निशान नहीं उठाया।
या किसने ये कहा हो कि ये बेमानी इलेक्शन, 1.5 माह तक वो होते रहे इलेक्शन जो है। हमारे यहाँ क्या मसला बना है कि वहाँ इस्तेकाम आता है, वहाँ तकसीम उस तरह की पैदा नहीं होती। हमारे यहाँ क्या होता है कि हर इंतखाबात के बाद, और खुसूसन ये जो गुज़श्ता इंतखाबात हमारे यहाँ हुए हैं, अभी तक हमारे यहाँ स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही। और ख़तरनाक बात यह है कि हमारे यहाँ एक सियासी जमात जो एक सूबे में जीती है, उनके वज़ीर आला का जो लबो लहजा है वो समझ से बालातर है। वो तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह एक जो सूबाई कार्ड होता है वो इस्तेमाल करने के उसमें है, और कभी उनके पैसा बहुत दूर निकल जाएंगे। हाँ, तो मैं कहता हूँ कि इंतखाबात अगर हमें जोड़ नहीं सकते तो हमें जो तकसीम करते हैं इसके बारे में सोचना लोगों को चाहिए। इकट्ठा करने का काम करना चाहिए। ये आप कहते हैं रियासत को एक में इत्तेहाद पैदा करने का काम करना चाहिए, जो हमारे यहाँ नहीं कर पा रहे। जी मेरा ख्याल में इसी के साथ हम एक वक्फा लेते हैं, और वक्फे के बाद में एक और मौजू पर जो खालिस पाकिस्तानी, तो मैं ऐसे तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन इस लिहाज से पाकिस्तानी है कि जो हद तक इज़्ज़त का बिल है, हम उस पर भी कुछ बात करना चाहते हैं। आइंदा 2 सेगमेंट में हम उसी पर बात करेंगे एक वक्फे के बाद। जी नाज़रीन किराम, पंजाब में एक हद तक इज़्ज़त का जो बिल पास हुआ है, और जिसको गवर्नर्स की जिस तरह सैंक्शन हुई है कि गवर्नर, पीपल्स पार्टी ने कहा ये हमारा गवर्नर है, वो साइन नहीं करेगा। वो छुट्टी पे गए और कायम मकाम गवर्नर ने, जो कि ज़ाहिर स्पीकर था और मुस्लिम लीग नून का, तो उसे साइन कर दिए। साइन तो गवर्नर किया ही करते हैं, नहीं आज करते तो कल हो जाता, वो तो एक अलग बात है। लेकिन ये सारा जो एक बिल है, इसके बारे में एक तनाज़ा खड़ा हो गया है कि इसमें स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड क्यों नहीं लिया गया। कुछ और एतराज़ात हैं इस पर। जी नासिर बेग चौटाई साहब, आपसे ही शुरू करता हूँ, मैं उसी तरतीब से रहते हैं, क्या कहेंगे आप? मीर साहब, आप और हम, आप तो खैर सीनियर हैं मुझसे बहुत, इसी झगड़े में पड़े रहे जिंदगी भर, लड़ते रहे। अयूब खान का प्रेजेंट पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस हो, बाकी आमिरों के अपने मसाइल हों, उनके कवानीन हो, सेंसरशिप हो, वगैरह वगैरह। मुझे अफसोस हुआ ये बिल आने से, गुस्सा नहीं आया, मुझे अफसोस हुआ कि हमारी जमहूरियत अब किस जगह पहुंच गई है कि जहां हम ये भी नहीं देखते कि ये बिल आइन के खिलाफ है। ये बिल आपको रिलीफ फराहम नहीं कर रहा, ये बिल आपको फितरी इंसाफ फराहम नहीं कर रहा। ये बिल आपसे कह रहा है कि आप मुजरिम हो। अगर आपने पहली हियरिंग पे सबूत नहीं दिया तो आप गए, आपका अच्छा। उसके अलावा क्यों भाई, आप हतक इज्जत के जो आम लॉज मौजूद हैं उनको ठीक कर लें, बेहतर कर लें। दूसरा मसला ये, तीसरा मसला ये है कि जरूरत क्यों महसूस हुई आपको इसकी, इस तरह के बिल की? इतनी जल्दी में मंजूर कराया आपने, इस पर डिबेट भी नहीं होने दी, स्टेक होल्डर्स की गुफ्तगू चल रही थी, वो मुकम्मल नहीं होने दिया आपने। वहाँ के सहाफ़ी दोस्त हमारे कहते रह गए कि हमारी एक मीटिंग और होनी है, मालूम है बिल तो मंजूर हो गया। तो ये पुराना तरीका है बहुत। ठीक बात वो जो बड़े एतराज़ात थे वो आपने बिल्कुल बयान कर दिए। शाह साहब, आप तो CPNE के हवाले से इससे वाबस्ता भी हैं, बात चल भी रही, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? मीर साहब, ये बिल जो है ये आइन के खिलाफ है, ये इंसानी हकूक के मुनाफी है, और इस बिल में हत्तक इज्जत का एक ऐसा तस्वुर उभारा गया है जिसके नतीजे में किसी इज्जतदार की कोई इज्जत नहीं है। और जो शख्स भी इस मुआशरे का एक ऐसा शख्स जो किसी दूसरे इज्जतदार को बेइज्जत करना चाहता है, उसको खुली छूट दी गई है कि वो अपनी हैसियत उर्फी का सबूत दिए बगैर, ये बताए बगैर कि मेरी हद तक कैसे हो, किस अंदाज में हुई है, उसको ये हक दे दिया गया है कि वो एक अर्जी डाले, और वो जज जो हुकूमत ने अपनी मर्जी से बनाया होगा वो उसको उसी दिन रिलीफ दे दे कि जी 30 लाख रुपए जुर्माना है, आप यहाँ जमा कराएं, उसके बाद आपकी बात सुनी जाएगी। और हैरत अंगेज बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख में, गालबन दुनिया की तारीख में पहली दफ़ा ये हो रहा है कि एक ऐसी अदालत वजूद में लाई जा रही है जिसके खिलाफ ना तो आप हाई कोर्ट से रुजू कर सकते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकते हैं, ना आपको एक हुक्म इम्तना मिल सकता है, ना आपकी बात सुनी जा सकती है। हक ये है कि जो अपील का हक दिया गया है वो भी इस हद तक महदूद कर दिया गया है कि अगर वो जज आपको अपील का हक देगा तो आप अपील कर सकेंगे, वरना आप अपील भी नहीं कर सकते। और दूसरा ये है कि अगर आप मुकर्रर मुद्दत में जुर्माना जमा नहीं कराते तो आपको 3 साल की सजा भी हो जाएगी।
ये अजीब व गरीब है। ठीक। फिर 4 कवानीन ऑलरेडी मौजूद हैं हत्या की इज्जत के। ठीक बात। हत्या की इज्जत का कानून ताज़ीरात पाकिस्तान की सूरत में, 2002 के एक्ट की सूरत में, 2012 के एक्ट की सूरत में, 2022 के एक्ट की सूरत में मौजूद है, और पीका एक्ट और पैमरा एक्ट इसके अलावा हैं। तो इसीलिए हमने ये कहा था कि इस पर बात कर लेते हैं, लेकिन हुकूमत पता नहीं किस दबाव का शिकार थी कि ये तय करने के बाद कि अगले हफ्ते दोबारा मीटिंग होगी, उसी दिन रात के अंधेरे में इसको मंजूर करा लिया। ठीक बात है जी। आमिर खाकवानी साहब, आप क्या कहेंगे? सर, हमारे दोनों सीनियर्स ने बिल के बारे में बहुत तफसील से बता दिया। मैं सीधी सी बात है, एक काला कानून है, और मैं तो उम्मीद करता हूँ कि हाईकोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से इस कानून को खत्म किया जाएगा। कि मुझे अफसोस इस बात का है कि एक सियासी जमात ने, मुस्लिम लीग नून ने, जो सियासी और जमहूरी होने के दावेदार है, ये मुसलत किया, और दूसरी सियासी जमात जो उससे भी ज्यादा जमहूरी की जंग पे बनने की कोशिश करती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने अपने गवर्नर को छुट्टी पे भेज के इसको सहूलतकारी फराम की। तो ये तो सच्ची बात है, एक मुनाफाना सा और बहुत ही अफसोसनाक सा तर्जमल हमारी इन दोनों सियासी जमातों का है। एक काला कानून, मेरे ख्याल में इसकी मुज़ाहमत, शदीद मुज़ाहमत करनी चाहिए। हाई कोर्ट में उसको चैलेंज किया गया है, अल्लाह करे वहाँ पे अच्छा बड़ा स्ट्रॉन्ग बेंच बने और हाई कोर्ट से ही खत्म हो जाए। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट से मुझे उम्मीद है कि ये इतने ज्यादा इसमें तजादात हैं और इतने लूप्स हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के आइन के खिलाफ, स्पिरिट के खिलाफ जाता है, तो ये तो बिल उड़ जाना चाहिए। लेकिन ये अपनी तरफ से बिल अगर अदालतों से रिलीफ मिल भी जाए, तब भी इन सियासी जमातों पे तो एक दाग और धब्बा लग ही गया है। तो ये हर लिहाज से अफसोसनाक है। जी शबीर साहब, वैसे सबसे पहले तो इस बात का मैं जवाब दे दूं, जो लॉ की ज़ुबान में आप किसी कानून में ये 20 दफ़ा भी लिख देना कि ये कानून जो बनाया जा रहा है ये किसी अदालत में चैलेंज नहीं होगा, ये इस कानून के बारे में हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार महदूद हो जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट का, इस लफाजी से जो है ये कभी इस तरह से होता नहीं है। हाई कोर्ट का दायरा कार भी रहेगा। अभी आपने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट में वो हो गया। लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो मुझे अब ताजुब हो रहा है वो ये है कि देखें, अभी चुगताई साहब बात कर रहे थे, अयूब खान के दौर से उन्होंने शुरू किया, एक प्रेस जिसको आप कहते थे हुआ करता था, एक सरकारी टीवी, बल्कि अयूब खान जब आए तो सरकारी टीवी भी नहीं था। मुझे बताएं, जिस दौर में आज आप रह रहे हैं 2024 में, यहाँ पे जो ज़राए हैं कम्युनिकेशन के, ज़रा उनको गिन के देखें कि किस नोयत के हो गए हैं। जिसके पास एक सेल फोन है, एक कैमरा है, वो उसका आप समझें कि अपना एक टीवी चैनल है, और आपने देखा है कि लोगों की ज़ुबानों को आप रोक नहीं सकते, वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। मुझे तो ताजुब ऐसे लोगों पे है जिनको हमने तो ये कहा कि उनको तो एक लफ्ज़ यहाँ मैं बदकिस्मती से मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन कहा जाता था कि इनका तो सॉफ्टवेयर भी बदला गया है। 2 लम्हे के बाद पता लग जाता है कि कौन सा सॉफ्टवेयर बदला गया है। तो मेरा मतलब ये कि ना लिखारी हमारे यहाँ जिम्मेदारी का एहसास करते हैं, ना बोलने वाले जिम्मेदारी का एहसास करते हैं, ना कानून बनाने वाले करते हैं। तो कहीं से तो ये आखिर इब्तिदा होनी है ना, ये मादर पितर आज़ादी जो है, ये तो मैं आपको तरक्की याफ्ता ममालिक के लिए बेहतर था कि 7 स्टेक होल्डर मिलके, नहीं स्टेक होल्डर तो क्या कहते रहे। मुझे अब इस पे लतीफ़ा सुन लें आप, अखबारात के तमाम बड़ी, अब एक जुमला में मुझे आज तक जिसकी समझ नहीं आ सकी, वो कहते हैं ये अपना ज़ाब्ता अखलाक खुद बना लेंगे। ये कौन सा ज़ाब्ता अखलाक है जो 75 साल में आज तक नहीं बना सके? चलिए अपने वर्कर्स के लिए नहीं बना सके ज़ाब्ता अखलाक। चलिए इस पर एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद बात को कंक्लूड करेंगे। मुझे अंदाज़ा नहीं, मेरा ख्याल है कि वक्त बहुत कम होगा, लेकिन बात को तो कंक्लूड करना है। एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी नासिर बेग चुगताई साहब, बहुत कम वक्त होता है, मुख्तसर मगर जामे, क्या कहेंगे आप? सर, मैं बिल्कुल अर्ज कर रहा था कि पीपल्स पार्टी को अपने रवैये की वजाहत करना पड़ेगी सरकारी तौर पर। ठीक है, शाजिया मरी और वगैरह वगैरह की बातें समझ में नहीं आ रही मेरे कि उनका गवर्नर लीव पर क्यों गया। मेज पर अगर पड़ा था बिल तो गवर्नर साहब क्यों चले गए, उसको वापस किए बगैर। मतलब नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों को ही वजाहत करना पड़ेगी, ये आप कह रहे हैं। बिल्कुल सीधी बात है। अरशाद आरफ साहब। बिल्कुल जी शाह साहब। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहूँगा, ये प्रोफेसर जो कह रहे हैं ना ज़ाब्ता अखलाक खुद बना ले, ज़ाब्ता अखलाक हुकूमत और अखबारी तंजीमें बना चुकी हैं, वो मंजूर शुदा है। उसी ज़ाब्ता अखलाक के तहत एक प्रेस काउंसिल मौजूद है, काम कर रही है, और पैमरा भी मौजूद है, पीका एक्ट भी मौजूद है। इसलिए ये बात नहीं है। हमारा जो एतराज़ है वो ये है कि जब कवानीन मौजूद हैं, जब ज़ाब्ता अखलाक मौजूद है, तो क्या मजबूरी है कि आप एक नया कानून लाना चाहते हैं, और क्यों लाना चाहते हैं, ये है बुनियादी। और एक जज का तकर्रो जब आप करेंगे और उस पर तलवार लटकी होगी कि 18 महीने में आपने काम ना किया तो आप नौकरी से निकाल दिया जाएगा, 3 साल मुद्दत पूरी कर सकेंगे, तो आप मर्जी के फैसले लेंगे, जो हम नहीं चाहते कि ये ठीक बात। जी आमिर खाकवानी साहब।
सर मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले 1 साल में या 2 साल में या 3 साल में कौन सा मीडिया पे ऐसी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया, अखबारात ने कौन सी गैर जिम्मेदारी दिखाई है, या चैनल्स पे, टीवी चैनल्स पे कौन सी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी हुई है? मेरा नहीं ख्याल जी कोई अब ऐसा आमतौर पर कोई सोशल मीडिया को कहा जाता इशू ही है, नहीं है। आमतौर पर सोशल मीडिया अगर को कहा सोशल जाता है। मीडिया के लिए अलग से बनाए ना, अगर सिर्फ सोशल मीडिया के लिए है, उसका गला घोटना अगर वो मकसूद है तो उसके लिए अलग से कानून बनाना चाहिए, अलग से बनाना चाहिए। लेकिन बात तो ये है कि सोशल मीडिया पे दुनिया भर में आजादी इजहार हो रहा है, वहां पे बात हो रही है, जहाँ पे कवानीन मौजूद है, हद तक इज्जत के इतने सख्त तरीन कवानीन मौजूद है वहां पे फौरी। आपको पता है कि अमेरिका में, यूरोप में, तो वहां पे भी सोशल मीडिया पे लोग आजादी इजहार कर रहे हैं, वहां पे ठीक बात हो रही होती है, ऐसा नहीं कि वहां नहीं हो रही होती। आज़ादी मेरा ख्याल है ये बात ही गलत है कहना, इस वक्त जो एक ज्यादती हुई है, गलत एक स्याह कानून आया है, आप उसकी मजम्मत करने के बजाय जिनके ऊपर ये जुल्म थोपा जा रहा है उनको भी बराबर खड़ा कर। चलिए तो ठीक ये बात होता है। है, वैसे ये आज़ादी इजहार का लफ्ज़ जो है ना, इकबाल ने तो कहा था आज़ादी अफकार है इब्लीस की ईजाद, मैं उस तरफ नहीं जाता। आप क्या कहते हैं, कंक्लूड करें, लेकिन जरा बात को इस तरह रखें ताकि सब लोग आपके साथ भी चल सकें। मैं सिर्फ दो बातें अर्ज करूंगा। मुख्तसर। अगर कवानीन की बात करें तो गोरे के बनाए हुए 1860 से बनाए हुए कानून मौजूद हैं, लेकिन बहरहाल अब चूंकि जो कानून बनाने वाले इदारे हैं वो इसलिए कायम होते हैं ना कि अगर उन्हें कभी तब्दीली की जरूरत पेश है, दूसरी बात एक और, इसमें कुछ सजाएं, इसमें कुछ सजाओं का जिक्र है। देखिए सिर्फ डेटरेंस होता है, कानून से मुराद हरगिज़ वो यही नहीं होता कि वो सजा नाफिज उस तरह से हो जाएगी। हम तो इस कायल भी नहीं रहे कि डेटरेंस भी नहीं होना चाहिए, जो मुंह में आज़ादी आए वो हम बोलें और जो कहें, और आप उसका नतीजा आपने देखा है माजी में 9 मई जैसे वाकयात हुए हैं फिर इस आज़ादी की के ज़िम्मन में। चौथाई साहब कुछ कह रहे हैं? सर आई डिसएग्री कंप्लीटली, इट्स अ बैड लॉ, इट्स अ ब्लैक लॉ, इट्स बैड लॉ कहा जाता है। बहरहाल मेरा ख्याल इसी के साथ हम आइन की खिलाफ वर्जी, कानून की खिलाफ वर्जी, बहस को खत्म करते हैं जी। इसमें हम सब ये कहते हैं कि आज़ादी का कोई तस्वर जो है जिम्मेदारी के तस्वर से हटके नहीं है। हम आज़ाद हैं उस वक्त तक जब तक हम जिम्मेदार हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कानून बनाते हुए हमें अच्छी तरह समझना चाहिए कि कानून के जो तकाजे हैं वो पूरे हों, कानून जबर का निशान दिखाई न दे, बल्कि कानून इंसाफ का निशान दिखाई दे। ये कैसे हो सकता है? बहरहाल इस पर बहुत सी बातें हो सकती थी, आपस में क्यों नहीं की गई, ये एक सवाल है जिसका जवाब तारीख़ के सुपुर्द है, और मेरे ख्याल में बहुत जल्द इसका जवाब हमें मिल जाएगा। लॉ मेकर इस पर गौर करें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना कहीं और फोरम पर इसका जवाब तलाश करने की कोशिश की जाएगी। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।